नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश भारद्वाज मां शारदे को नमन करते हुए कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 3 अक्टूबर को सीपीओ का जो सेकंड पारी का जो एग्जाम लगा था, उसके अंतर्गत जीके और जीएस से संबंधित जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का आज के इस सेशन के अंतर्गत हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई? तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो वित्तीय संस्थान था उनका नाम था ग्रामीण सहकारी समिति। यानी सही आंसर क्या है इसका? सी आंसर है ग्रामीण सहकारी समिति। देखिए, ग्रामीण सहकारी समिति की बात करें तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि सहकारी का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव। सहकारी का मतलब, सह का मतलब होता है साथ साथ और कारी का मतलब होता है कार्य करना। यानी जब समान हित वाले लोग आपस में मिलकर अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, अपने सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, अपने सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सहकारिता या सहकारी। तो इनका उद्देश्य होता है कि जो छोटे छोटे जो लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार मजबूत किया जाए। तो ऐसे लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं और समूह बनाकर काम करते हैं और उससे जो आर्थिक लाभ होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं सहकारी समितियां। इसमें कम से कम 10 लोग होना अनिवार्य होता है और ऐसी जो समितियां होती है वो सहकारी समितियां कहलाती है। ये सूक्ष्म वित्तीय संस्थान होते हैं और आजादी के समय इनकी भारत में खूब स्थापना की गई। आज भी आप देखते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से, चाहे वो किसान से जुड़ी हो, चाहे वो आवास से जुड़ी हो, चाहे विपणन से जुड़ी हो, चाहे उत्पादन से जुड़ी हो, चाहे वितरण से जुड़ी हो, चाहे ऋण प्रदाता से जुड़ी हो, आपको तमाम तरह की राजस्थान और भारत में सोसाइटियां या कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी इनका उद्देश्य क्या होता है कि जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं उनकी आर्थिक आय को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनके उत्पादक को जो उत्पादक उनकी जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को किस प्रकार अच्छे दामों पर बाजार में बेचा जाए, उनका जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को किस प्रकार बढ़ाया जाए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इन सहकारी समितियों की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। तो इन संस्थाओं की स्थापना की गई। तो सही इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, और अगला प्रश्न है, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति को उसकी गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? देखिएगा, समझिएगा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हमारे संविधान के द्वारा आर्टिकल 32(2) के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को तथा आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने की, यानी 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ये आपको याद रखना है। अब ये 5 प्रकार की रिट जारी कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट है? तो जैसे पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है परमादेश, तीसरी होती है प्रतिषेध, चौथी होती है उत्प्रेषण और पांचवी होती है अधिकार परीक्षा। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी की जाती है? तो जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से, या आप कह सकते हो इलीगल, उसको अरेस्ट किया जाता है या उसको बंदी बना लिया जाता है, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो कहलाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या आप कह सकते हो हैबियस कॉर्पस के नाम से ये रिट जानी जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को सशरीर आप हमारे सामने क्या करो? प्रस्तुत करो। ऐसी परिस्थिति में जो रिट जारी की जाती है वो की जाती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहां पर हमसे यही पूछा गया है कि जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है तब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है, ये आपको याद रखना है। जैसे दूसरी है परमादेश मैंडेमस। मैंडेमस जो है वो किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जब वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में परमादेश जारी की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसी प्रकार तीसरी जो रिट है वो है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब यह है कि
इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। यह किसी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर रहा होता है। उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी की जाती है उसे हम कहते हैं प्रतिषेध। चौथी होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण साइटोरॉरी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रद्द करना। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे चुका होता है तो उसके निर्णय को इस रिट के माध्यम से यानी रद्द किया जाता है। तो ऐसी जो रिट होती है वो होती है उत्प्रेषण। और 90 नंबर 5 जो होती है वो होती है अधिकार परीक्षा या को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस प्राधिकार से। जब किसी व्यक्ति के द्वारा गैर कानूनी तरीके से किसी पद को धारण कर लिया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो रिट जारी की जाती है वो कहलाती है को वारंटो या अधिकार परीक्षा। तो ये पांचों प्रकार की रिट हमें याद रखनी है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर महानगरों की बात करें तो भारत में 4 महानगर है, ये आप सभी जानते हो। और 4 महानगरों में सबसे पहले आता है मुंबई, इसके बाद आता है आपका मुंबई के बाद आपका आता है दिल्ली, दिल्ली के बाद आता है आपका कोलकाता, और कोलकाता के बाद आता है चेन्नई। ये 4 आपके महानगर है। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या देखें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या आपकी वो है मुंबई की। मुंबई के बाद आती है सेकंड नंबर पर दिल्ली, इसके बाद आती है आपकी कोलकाता, और कोलकाता के बाद आती है आपकी चेन्नई। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या मुंबई में, मुंबई के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद कोलकाता, और कोलकाता के बाद चेन्नई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है। देखिए, मार्शल लॉ की जो अवधारणा हमने ली है वो यूके से ली है, यानी यूनाइटेड किंगडम कह लीजिए, चाहे आप ब्रिटेन कह लीजिए, चाहे आप इंग्लैंड कह लीजिए, एक ही आंसर है। अब प्रश्न ये आता है कि सर मार्शल लॉ क्या है। देखिए, सामान्य भाषा में हम मार्शल लॉ को कहते हैं सैन्य शासन। हमारे संविधान का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 34। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 34। और आर्टिकल 34 के अंदर, अनुच्छेद 34 के अंदर ये कहा गया है कि यदि मान लीजिए भारत के किसी राज्य क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है, मार्शल लॉ का मतलब सैन्य शासन लगा है, तो ऐसे में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि बनाकर वहां के लोगों के अधिकारों को सीमित कर सकती है, कम कर सकती है। तो जब मार्शल लॉ लगता है तो जो हमारा सामान्य प्रशासन है वो सामान्य प्रशासन काम नहीं करता, पूरी तरह वो यानी सस्पेंड हो जाता है, और सारी की सारी जो पावर है वो सेना के हाथ में जाती है। अब ना हाई कोर्ट काम करता, ना जिला कलेक्टर काम करता, ना एसपी काम करता, ना डीएसपी काम करता, ना पटवारी काम करता, ना कोई काम नहीं करता। अब सारे का सारा जो डिसीजंस है, सारा का सारा जो प्रशासन है वो सेना के हाथ में होता है। तो भारत के जिस भी राज्य क्षेत्र में सैन्य शासन लगता है तो उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों को कम करने की या सीमित करने की जो शक्ति संविधान के द्वारा दी गई है वो संसद को दी गई है, और इसका संबंध आर्टिकल 34 से है, ये आपको ध्यान रखना है। और मार्शल लॉ का जो कंसेप्ट हमने ग्रहण किया है वो यूनाइटेड किंगडम या आप कह सकते हो ब्रिटेन या इंग्लैंड से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न आपके सामने, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भारत की जो रैंक थी वो 48 थी, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। एक तो था आपके इसमें, एक पदक था आपका स्वर्ण पदक, ये आपको याद रखना है। एक पदक तो स्वर्ण पदक जीता था। 2 जीते थे आपके कौन से, तो 2 आपके जो पदक थे वो थे रजत पदक, और 4 पदक जो जीते थे वो कांस्य पदक जीते थे। तो ये आपको याद रखना कि भारत ने टोटल जो पदक जीते थे वो 7 जीते थे। और रैंक की बात करें तो रैंक थी 48 रैंक, ये आपको याद रखना है। और पहली रैंक की बात करें तो पहली रैंक जो आई थी, फर्स्ट रैंक, जो फर्स्ट रैंक थी वो थी आपके यूएसए की। सेकंड जो रैंक थी वो थी आपकी चाइना की, यानी चीन की थी। और थर्ड जो रैंक थी, थर्ड रैंक वो थी आपकी जापान। फोर्थ रैंक पे जो था वो था आपका ब्रिटेन। और भारत की कौन सी थी, तो भारत की इसमें कौन सी थी, 48, ये आपको याद रखना है। एक जो स्वर्ण पदक जीता था वो नीरज चोपड़ा ने जीता था, ये आपको याद होना चाहिए। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, और इन्होंने
किसमें जीता था? जेवलिन थ्रो के अंदर ये जीता था। तो ये सारी बातें आपको इससे याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कैर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? कैर और गरिया की बात करें तो दोनों की दोनों एक धार्मिक, ये एक त्योहार है, धार्मिक एक उत्सव है जो त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा की जो आदिवासी जनजातियां उनके द्वारा ये मनाए जाते हैं। गरिया के अंदर भगवान शिव की पूजा होती है और कैर के अंदर यानी ये पारिवारिक जो आपके बांस है उस बांस की पूजा कैर के अंदर की जाती है। सुख समृद्धि के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। परिवार में खुशहाली के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। पशुधन के लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं। इसके अलावा परिवार धन के लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं। तो दोनों की दोनों जो ये आदिवासी जो उत्सव है ये त्रिपुरा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो ये आपका मणिपुर नृत्य है। कौन सा? मणिपुर नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम प्रसंग है उस पर आधारित जो रासलीलाएं हैं उनका यहाँ पर इस रासलीलाओं के माध्यम से ये नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस की अगर हम चर्चा करें तो जैसे सत्रिया जो नृत्य है ये असम का है। कहां का है? असम का, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार ये मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये केरल का है, बड़ा फेमस नृत्य है। और कथक नृत्य ये उत्तर भारत का है। कहां का? उत्तर भारत का। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी जो मणिपुर नृत्य है उसका संबंध यानी भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं से है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो जैसे अगला प्रश्न वो है हमारा प्रश्न संख्या 8, और प्रशासन में दीवाने इंशा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित था? तो दीवाने इंशा की बात करें तो राज्य पत्राचार से संबंधित था। किससे? राज्य पत्राचार से संबंधित था। तो सही इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अगला, चंबल, हिडन, टोसी नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, चंबल की बात करें, हिडन की बात करें, टोस की बात करें, बेताब की बात करें, कैन की बात करें, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदियां है और यमुना गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सही जो आंसर होगा वो ए होगा। अगला है, एक सरकारी बजट 6900 करोड़ का प्राथमिक घाटा दर्शाता है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़, तो राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। देखिए, आपको यहां पर पहले ये कंसेप्ट समझना होगा कि आखिर राजकोषीय घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा क्या है, इसको आपको समझना होगा। देखिए, राजकोषीय घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा क्या है, इन दोनों को आप समझिए। देखिए, अगर हम राजकोषीय घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटा क्या कहलाता है? तो सुनिए, राजकोषीय घाटा ये कि मान लीजिए आज मेरी जो आय है, मेरी जो इनकम है, जो आय है, मान लीजिए 80 रुपए है। मेरी आय 80 रुपए है। मेरा जो व्यय है, एक्सपेंडिचर जो मेरा है वो 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए। तो अगर आप देखोगे मेरी आय 80 रुपए, मेरे खर्चे 100 रुपए, तो मैंने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 20 रुपए का क्या लिया है? लोन लिया है, यानी ऋण लिया है। तो ये जो 20 रुपए का मैंने लोन लिया है, ऋण लिया है, यही क्या कहलाता है? आपका फिजिकल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। यानी सरकारों के द्वारा अपने व्यय को पूरा करने के लिए जो लोन या जो ऋण लिया जाता है वही क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। अब प्रश्न ये आता है कि सर प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो प्राथमिक घाटा यह होता है कि भाई मान लीजिए इस साल हमारा खर्चा 100 रुपए है, आमदनी हमारी 80 रुपए है, 20 रुपए का हमें घाटा हो रहा है, जिससे हमने कह दिया सब राजकोषीय घाटा है, हमने बाहर से उधार लिया और अपने खर्चों को पूरा कर लिया। लेकिन ये जो 100 रुपए खर्चा किया हमने इस साल, इसमें हो सकता है कि हमने जो पहले वाली सरकार थी उस पहले वाली सरकार ने कोई ऋण ले रखा था, उस ऋण के ब्याज का भुगतान भी तो हमने इस साल किया है। तो यानी लोन उस सरकार ने लिया, उसके ब्याज का भुगतान ये वर्तमान सरकार कर रही है। तो यदि मान लीजिए उस
जो पुरानी सरकार ने जो ऋण लिया था उस ऋण के ब्याज के भुगतान को अगर इस टोटल यानी जो घाटा है, राजकोषीय घाटा है, इसमें से आप घटा दोगे तो जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा? प्राथमिक घाटा या वर्तमान सरकार का घाटा निकल कर आएगा। जैसे आप इसको एक देसी एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मेरा महीने का खर्चा आता है, मेरा साल का खर्चा 10,000 रुपए है। साल की मेरी कमाई मान लीजिए 8,000 रुपए है। अब मैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मुझे 2,000 रुपए का क्या लेना होगा? उधार लेना होगा। तो मैंने 2,000 रुपए उधार लिए और अपने खर्चे पूरे कर लिए। लेकिन 10,000 रुपए में से खर्चे में से इस साल मैंने 1,000 रुपए जो मेरे पिताजी ने कोई जमाने में लोन ले रखा था, उस लोन का मैंने ब्याज भुगतान किया। तो ये जो खर्चा मेरा थोड़ी ना, ये तो मेरे पिताजी का था, लेकिन मैं उसे क्या कर रहा हूं? चुका रहा हूं। तो वास्तव में मेरा जो खर्चा, जो घाटा है वो कितना है? 1,000 है। 1,000 तो मेरे पिताजी वाला था। तो अगर मैं टोटल घाटे में से अगर मैं पिताजी वाले घाटे को निकाल दूं तो वो कौन सा घाटा कहलाएगा? प्राथमिक घाटा या वर्तमान सरकार का घाटा कहलाएगा। अब यहां उसने क्या पूछा है? तो यहां उसने पूछा कि एक सरकारी बजट में 6900 रुपए करोड़ का तो क्या है? प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटा कितना बता रहा है वो? तो बता रहा है प्राथमिक घाटा वो बता रहा है 6900 करोड़। इसके बाद वो कह रहा है कि साहब ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ है। कितना है? 400 करोड़ है ब्याज भुगतान पर। तो राजकोषीय कितने घाटा होगा? तो अब हमने वही तो कहा 400 ये ब्याज भुगतान, इसको अगर हम ऐड कर देंगे, ये पुरानी वाली सरकार का घाटा है, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल राजकोषीय घाटा कितना आ जाएगा? तो राजकोषीय जो घाटा आ जाएगा उसे आप 6900 रुपए में 400 करोड़ आप और ऐड कर दो और कितना आ जाएगा? 7300 करोड़ आ जाएगा। तो यही तो राजकोषीय घाटा है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? 7300 यानी ए होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे? अगर पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के जो व्यक्ति थे, पंडित बिरजू महाराज, ये आपको ध्यान रखना है। 28 वर्ष की आयु में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न सभी प्रकार के यानी पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो संबंध है वो कथक से है। किससे है? कथक से है। और लखनऊ का जो एक कलिका जो घराना है उससे ये संबंधित है, यानी इनका संबंध कथक से है, ये आपको ध्यान रखना। और लखनऊ का जो कलिका घराना उससे ये आते हैं और इनको सबसे कम उम्र में यानी 28 वर्ष की उम्र में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला, हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? तो ये दी गई है गैल को, इंडियन गैस अथॉरिटी लिमिटेड, यानी गैल जो कंपनी है GAIL, इसको ये दी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, गैस अथॉरिटी लिमिटेड, इसको आपको ध्यान रखना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी भारतीय गैस प्राधिकरण, इसको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो वी इसका सही आंसर होगा। अगला है, गुरु विपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो ये मणिपुरी नृत्य के क्या है? प्रतिपादक है। ये आपको ध्यान रखना है और इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ अगर इसकी बात करें तो ये आपकी मिल्खा सिंह की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैरी कॉम की बात करें तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम की ये आत्मकथा है। पीटी उषा की बात करें तो गोल्डन गर्ल, ये इनको आपको याद रखना है। सौरव गांगुली की बात करें तो ये सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता खेली जाती है ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अगला, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था? तो देखिए, अगर गरीबी उन्मूलन की बात करें या गरीबी निवारण की बात करें तो ये जो लक्ष्य था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का था।
कौन सी पंचवर्षीय योजना का? पांचवी पंचवर्षीय योजना का था। और पांचवी अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल 1974 से 1978 था। एक चीज इसके बारे में आपको और याद रखनी है कि ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है, एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो समय से पूर्व समाप्त हुई। समय से पूर्व क्या हुई? समाप्त हुई। यह आपको याद रखना है। जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजना है, उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पूर्व क्या हुई है? समाप्त हुई है। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका उद्देश्य जो था, लक्ष्य जो था, वो था गरीबी निवारण। इसके अंदर कई कार्यक्रम चलाए गए, जैसे 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए। 1977-78 में काम के बदले अनाज, अंत्योदय योजना, ऐसे कई सारे प्रोग्राम इसके अंदर चलाए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो वृक्ष जो आते हैं वो सर्वोपरि यानी ऊर्ध्वाधर होते हैं। तो सही जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, यानी सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर के स्तर में आते हैं। तो सही आंसर इसका सी होगा, सुप्रीम वर्टिकल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन यहां पर दे रखे हैं, चारों में से हमें बताना है। जैसे अगर हम बात करें पहले कथन की, तो बायोफाइटो और टेरिडोफाइटो में नर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। बात तो सही है, पहला सही लग रहा है। बाकी और देख लेते हैं नीचे। अनावृत बीजियों में नर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है, ना ये गलत है, जल के माध्यम से नहीं होता। आवृत बीजियों में नर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है, ये भी गलत है। बायोफाइटो और टेरिटोफाइटो में नर युग्मों का परिवहन वायु में माध्यम से होता है, नहीं ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? यही होगा कि बायोफाइटो और टेरिडोफाइटो में नर युग्मों का परिवहन यानी जल के माध्यम से होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से 1920 में ताशगंज में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो ये की गई एम.एन. रॉय के द्वारा, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रजातंत्र के घोर समर्थक और लोकतंत्र को मानने वाले ये जो व्यक्ति है एम.एन. रॉय, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कम्युनिस्ट पार्टी की। इसके अलावा इनके बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि हमारी संविधान सभा की 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले जो व्यक्ति थे, संविधान सभा की मांग करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? एम.एन. रॉय थे। तो सही जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मनीषा कल्याण का संबंध फुटबॉल से है, यह आपको ध्यान रखना है। और इनको 2020-21 में अमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यानी फुटबॉलर माना गया था। 2022-23 में इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो इनका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अगला है, कोपाकवाना समुद्र तट कहां पर स्थित है? तो कोपाकवाना समुद्र तट की बात करें तो ये आपके कहां पर है? तो ये आपके यानी ब्राजील के अंदर है। कहां पर? ब्राजील के अंदर है। तो सही जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? यानी आपको यहां पर बताना है कि भाई भारत का जो नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया है। अगर गलत तरीके से सूचीबद्ध की बात करें तो गलत तरीके से जो सूचीबद्ध किया गया है वो आपके सूचीबद्ध किया गया है गलत तरीके से, जैसे जन्म से नागरिकता, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता और देशीयकरण द्वारा नागरिकता। अब देखिए, जन्म से भारत में नागरिक होना जरूरी नहीं है। जन्म से भारत में नागरिक होना जरूरी नहीं है। नागरिकता आपके आने के बाद भी नागरिकता आपको मिल सकती है, लेकिन संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता ये सही है, वंश द्वारा नागरिकता ये सही है,
देशीयकरण द्वारा नागरिकता ये सही है, लेकिन जन्म से नागरिकता ये सही नहीं है। तो इसमें जो पहला विकल्प होगा वो गलत होगा, तो यानी यही इसका सही आंसर माना जाएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि नागरिकता से संबंधित जो अधिनियम है भारत में 1955 में बनाया गया था, इसमें लगभग 6 बार संशोधन हुआ है। अंतिम जो संशोधन हुआ था अभी 2019 में हुआ था, ये आप सभी को पता है। तो ये आपको सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 23। पूना, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? तो यह था आपका परमहंस मंडली। कौन था? परमहंस मंडली। इसको आपको याद रखना है। और परमहंस मंडली की बात करें तो देखिए, परमहंस जो मंडली है इसके संस्थापक कौन थे? तो परमहंस मंडली के संस्थापक थे दादोबा पांडुरंगो और दुर्गाराम मेहता जी। ये आपको ध्यान रखना है। 1849 में 1849 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, जो ये हिंदू धर्म में सुधार की लगातार क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें और कि जैसे ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। इसी प्रकार अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। तो सही जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? 23 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दी मुर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? तो दी मुर्स लास्ट साई उपन्यास के जो लेखक है वो है आपके सलमान रुश्दी, यानी डी इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधी से संबंधित है? देखिए, आर्टिकल जो 75 है, इनमें अगर देखोगे तो आर्टिकल 75 आएगा। वैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो संबंध है या प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है उनका उल्लेख आर्टिकल 78 में किया गया है। लेकिन आर्टिकल 75 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ ग्रहण, पद त्याग पत्र, इसके अलावा और कई सारी चीजें यहां पर दी हुई है। तो इन अगर आर्टिकल में देखोगे तो सही आर्टिकल कौन सा होगा? 75, यानी आंसर डी इसका सही होगा। अगर 35 की बात करें तो आर्टिकल 35 के माध्यम से हमारी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए या उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वो विधि का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 45 के अंदर यह कहा गया कि भाई शिशुओं की देखभाल करना और 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का उचित प्रबंध करना। आर्टिकल 25 के अंदर हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य व सदाचार के अधीन रहते हुए अंतःकरण करने की, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की व उसका आचरण करने की जो हमें स्वतंत्रता दी गई है वो आर्टिकल 25 के माध्यम से दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है आर्टिकल 26। और आर्टिकल 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1997 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपाच्य में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय होता है? तो देखिए, 1987 में जो खोजा गया था विटामिन बी है वो है आपका थायमीन। ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन B1 के नाम से इसे जाना जाता है। बेरी जो रोग है इसकी कमी के कारण होता है। तो सही जो आंसर होगा वो थायमीन होगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है आपके कहां पर? तो ये आपके है खासी पहाड़ी पर। कहां पर है? खासी पहाड़ी पर। ये आपको ध्यान रखना। और खासी पहाड़ी कहां पर है? तो मेघालय में है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मिसमी पहाड़ी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है। राजमहल की पहाड़ी आपकी झारखंड के अंदर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा पटकाई जो पहाड़ियां हैं ये आपके भारत और म्यांमार के बीच के अंदर जो पहाड़ियां पाई गई है वो आपकी कौन सी है? तो ये है आपकी पटकाई की पहाड़ियां, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजमहल आपकी झारखंड हो गई, खासी पहाड़ी आपकी मेघालय में हो गई, मिसमी पहाड़ी आपकी अरुणाचल प्रदेश में हो गई, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी पटकाई जो पहाड़ियां हैं भारत और म्यांमार की हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य निम्नलिखित में से
कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति के द्वारा की गई? तो ये था आपका बृहदत्त। इसकी जो हत्या की गई थी वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और इसकी हत्या करने वाला सेनापति पुष्यमित्र शुंग था जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यह अंतिम मौर्य शासक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी का उपसौर में घटित होता है। तो उपसौर जो घटित होता है वो जनवरी में घटित होता है। लगभग ये 2 से 5 जनवरी के बीच में ये डेट आती है। हालांकि निश्चित नहीं है, कभी 2 जनवरी, कभी 3 जनवरी, कभी 4 जनवरी ये डेट आती है। ये आपको ध्यान रखना है। उपसौर का मतलब होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम उपसौर कहते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। जब एक दिन ऐसा आता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी होती है तो उसे हम कहते हैं उपसौर। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। वो जुलाई में आता है, लगभग 3 या 4 जुलाई को यानी अपसौर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर ने प्रमुखतः निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था? तो पंडित रविशंकर ने ये जो आपका सितार है इसको पूरी दुनिया के अंदर लोकप्रिय बनाया। इनको पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न सभी प्रकार के सम्मानों से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और पूरी दुनिया के अंदर इसको सितार को अगर लोकप्रिय बनाया तो पंडित रविशंकर जी ने बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 था। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर होगा आपका 2012 से 17। 12 अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। पहली पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1951 से 1956 तक। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहनांतरण की हानियत तथा देरियों को कम करता है? तो देखिए पाइपलाइन जो होता है ये सबसे सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है, कमियों को भी ये कम होने देता है। तो पाइपलाइन एक बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? तो I बराबर mr², ये इसका राइट आंसर है यानी सही सूत्र है। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के वादक है। तो ये बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक। ये आपको ध्यान रखना, यानी सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो ये डेनिस गबोर को यानी होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? डेनिस गबोर, यानी डी इसका आंसर होगा। अगला है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो यह है आपके घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी जो आपकी नृत्य शैली है इसको यानी योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे लावणी जो आपकी है वो महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है। कहां की? महाराष्ट्र की। रफो आपकी जम्मू कश्मीर की एक नृत्य शैली है और बिहू की बात करें तो असम की एक नृत्य शैली है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट के बीच में क्या हुआ था? यानी त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था? तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है? तो यह है आपकी विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इसके द्वारा क्या होता है? अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक रूप से इसका यानी यूज किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर दंड विलोपन परिष्करण की बात करें, जैसे दंड विलोपन जो परिष्करण जो विधि है इसका यानी जो ऑक्सीकृत जो अशुद्धियां होती है उनको बाहर निकालने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो दंड विलोपन परिसंस्करण विधि कहलाती है। इसी प्रकार जो द्रवीकरण परिसंस्करण है इसका उपयोग अयस्क हो गया या अधातु हो गया, उनमें से धातुओं को अलग करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है वो द्रवीकरण परिसंस्करण कहलाती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्रित करने और मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारत मौसम विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1875 में की गई। यह आपको ध्यान रखना है। सही विकल्प इसका सी होगा। अगला है, कोस्का झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 40 से 60% यानी प्रोटीन आपकी कोस्का झिल्ली में पाया जाता है। तो सही इसका आंसर डी होगा। अगला है, मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मेहरानगढ़ का जो किला है वो आपके जोधपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। रावजोधा के द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। बढ़ते चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। ये किसकी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है? तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना, यानी पुरुष साक्षरता जो सर्वाधिक पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नहीं यार, अंडमान निकोबार में नहीं, ये लक्षद्वीप में पाई जाती है। किसमें? लक्षद्वीप में पाई जाती है और सबसे कम बिहार में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी लक्षद्वीप, ए होगा, अंडमान निकोबार नहीं होगा। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिया जाता है तो उसके लिए उसे कितने मिनट के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाता है? तो 5 मिनट के लिए। देखिए, 2-3 तरह के कार्ड होते हैं जो हॉकी में दिए जाते हैं। एक जैसे पीला कार्ड होता है, तो पीला कार्ड जो दिया जाता है आपके, वो मामूली अगर कोई गलती हो जाती है उससे, तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया जाता है 5 मिनट के लिए, तब पीला कार्ड दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे एक हरा कार्ड है, हरा कार्ड यानी चेतावनी दी जाती है, भैया देखो आप दोबारा ऐसी गलती मत करना, तो वो चेतावनी के लिए दिया जाता है हरा कार्ड। एक लाल कार्ड होता है जो यानी पूरी तरह अयोग्य घोषित करने के लिए दिया जाता है। तो ये 2-3 तरह के कार्ड है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? तो ये बहुत इजी प्रश्न है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया और इस समिति ने सिफारिश की थी कि भाई जिस प्रकार संविधान में अधिकार है उसी प्रकार नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। और इसी समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 के एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51 के, और उसके तहत उसमें मौलिक कर्तव्यों को लिखा गया। 10 मौलिक कर्तव्य लिखे गए। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य और लिखा गया। इस प्रकार वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 46, व्यापार उदारीकरण ने मध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों में अपने में सुधार में भारत की मदद की। तो ये देखिए, व्यापार उदारीकरण ने मध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों में अपने में सुधार करने में भारत की मदद की। तुलनात्मक लाभ, सही इसका आंसर क्या होगा? तुलनात्मक लाभ होगा। तो ए इसका आंसर होगा। अगला है, दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तुएं बनाने वाले और चित्रकार जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच प्रदान करता है। सही है। यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल ही की उपलब्धियों की एक झलक प्रदान करता है। तो मेला कौन सा है? तो एक सूरज कुंड मेला है, देखिए, और ये हरियाणा का फेमस मेला है। फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कपिल मुनि मेले की बात करें तो ये राजस्थान के बीकानेर का मेला है, ये राजस्थान का मेला है। और चित्र विचित्र मेला और सामलाजी मेला, ये दोनों के दोनों गुजरात के मेले। कहाँ के? ये गुजरात के मेले हैं। और कपिल मुनि का मेला ये राजस्थान का है, ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान के, ये आपके बीकानेर का मेला है। तो सही आंसर इसका सूरज कुंड मेला होगा। ये हर साल फरवरी में आयोजित होता है। एक शिल्प मेला है जिसमें सभी प्रकार के जो हमारे छोटे जो लोग होते हैं, जैसे कुम्हार, कढ़ाई, लकड़ी का काम करने वाले, सभी धातु का काम करने वाले जितने भी जो लोग हैं, इनको एक मंच प्रदान करने का काम करता है। अगला, एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वो पद पर बना रहता है। यानी सही आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। अगला, 1974 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग
की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की? तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, हेनरी कैवेंडिश थे। यानी सही इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी हेनरी कैवेंडिश। अगला प्रश्न आपके सामने, और ये है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? शक्ति की इकाई जूल होती है, जूल तो नहीं होती, वाट होती है, पहला ही गलत है। दूसरा, ऊर्जा की इकाई वाट होती है, ये भी गलत है। कार्य की इकाई जूल होती है, बिल्कुल सही है, सी सही है। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है, बात सही है। जूल प्रति सेकंड भी कार्य की इकाई है, नहीं ये नहीं है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, जो सीपीओ की जो 3 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था, उसका जो सेकंड पारी का जो जीके और जीएस के जो हमारे जनरल अवेयरनेस के जो 50 प्रश्न थे, उन पर हमने आज की क्लास में विश्लेषण किया। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।